खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वह पानी है। नमस्कार साथियों, एमवीवी क्लासेस 3.0 लेकर आए हैं आज आपके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में सन 1897 को हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही होनहार एवं मेधावी छात्र थे। नेताजी के राजनीतिक गुरु श्री चित्तरंजन दास जी एवं नेताजी जिससे प्रभावित थे वो थे स्वामी विवेकानंद। एक रोचक कहानी नेताजी को लेकर है कि एक समय जब वो स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने कॉलेज में दाखिला लिया तो उस समय उन्होंने देखा कि भारत में प्लेग नाम की महामारी जोरों से फैली हुई है। अंग्रेज सरकार भारतीयों के प्रति संवेदनशील नहीं थी। नेताजी समाज में फैली इस बीमारी से बहुत ज्यादा दुखी हुए। नेताजी चिंतित रहते थे अपने आसपास होने वाली मौतों को देखकर। उन्होंने शुरुआत की लोगों को ढांढस बंधाने की, लोगों को सांत्वना देने की। काफी दिनों तक जब ये मौत का तांडव नहीं रुका तब उन्होंने खुद ही अंतिम संस्कार करने का, जो डेड बॉडीज होती थी लावारिस, उनका अंतिम संस्कार करने का खुद ही फैसला किया। मां अपने बच्चे का शव लेकर बैठी थी और बच्चा अपने पिता का। इस तरीके की स्थितियां भारत में फैली हुई थी। इन सभी व्यवस्थाओं को देखकर, जो भारतीयों के प्रति संवेदनहीन सरकार को देखकर नेताजी ने मन बना लिया कि वो अपना देश अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। एक समृद्धशाली परिवार को बिलोंग करते थे सुभाष चंद्र बोस जी। उनके पिता ने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। एडमिशन कराने के बाद जब नेताजी वहां पढ़ने जाते थे कॉलेज में, तो वहां एक अंग्रेज प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर ओ नाम के, जिनका पूरा नाम प्रोफेसर ओयटन था। प्रोफेसर ओयटन अक्सर भारतीय संस्कृति पर कमेंट किया करते थे, अक्सर भारतीय संस्कृति की मजाक बनाया करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोफेसर ओयटन की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस एवं उनके साथियों ने प्रोफेसर ओयटन को पीट दिया। अब उस घटना में सुभाष चंद्र बोस जी का कितना योगदान था ये कहना आज की स्थिति में मुश्किल है, लेकिन हम आज ये जरूर कहना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जैसा पराक्रमी होना वास्तव में उस समय भारत की स्थिति को देखते हुए, जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक अंग्रेज प्रोफेसर का विरोध करना, साहब अपना कैरियर दांव पर लगाना था। सुभाष चंद्र बोस ने अपना कैरियर दांव पर लगाते हुए पराक्रम दिखाया। इस पराक्रम को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कितने बड़े त्यागी पुरुष रहे होंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद उनके पिताजी ने उनको आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में आईसीएस की तैयारी 4 वर्ष की होती थी। जो सिलेबस 4 वर्ष का कोर्स होता था, उस कोर्स को नेताजी ने केवल 7 माह में कंप्लीट कर लिया। 7 माह में मात्र वो आईसीएस की तैयारी कंप्लीट कर चुके थे और इंटरव्यू देने इंटरव्यू बोर्ड पहुंचे। वहां पर एक वाकई बहुत ही हास्यप्रद और रोचक घटना घटी। सुभाष चंद्र बोस जी जब इंटरव्यू देने पहुंचे ऑफिस, तो वहां पर बैठे एक बोर्ड मेंबर ने सुभाष जी से प्रश्न किया, इन विच लैंग्वेज सुभाष यू आर कंफर्टेबल। सुभाष जी ने आंसर दिया, आई एम कंफर्टेबल इन एवरी लैंग्वेज। उस इंटरव्यूअर ने, उस बोर्ड मेंबर ने
सुभाष जी से जर्मन भाषा में बात करनी शुरू की। जर्मन भाषा एक कठिनतम भाषाओं में से एक थी और सुभाष जी ने जर्मन भाषा में आंसर देना शुरू कर दिया। अंत में बोर्ड मेंबर में से एक ने पूछा, ऐसा क्या है जो सुभाष नहीं कर सकते? सुभाष जी ने कहा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता। उस बोर्ड मेंबर ने अपनी बैटिंग रिंग निकाल के रख दी, बोले इसमें से निकल कर दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पर लिखा एससी बोस और उस रिंग में से निकाल दिया। इतने मेधावी थे सुभाष चंद्र बोस जी। आईसीएस की जॉब मिली। आईसीएस की जॉब मिलने के बाद उन्होंने आईसीएस की जॉब, जो कि आईएएस आज के टाइम में जिसको बोला जाता है, पहले इसको आईसीएस बोला जाता था और आज इसको आईएएस बोला जाता है। 1920 में आईसीएस की उन्होंने तैयारी करने वो गए थे और 1921 यानी 1921 में उन्होंने आईसीएस की नौकरी को लात मार दी। कारण था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का साथ मत दो, तो नेताजी को लगा कि यही अवसर है, गांधी जी के मूवमेंट से जुड़ जाना चाहिए और अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए। नेताजी ने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। जिस समय उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ी, उस समय भारत में हर व्यक्ति ये जानना चाहता था ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आईसीएस की नौकरी को लात मार दी। सभी उनके विचार जानना चाहते थे। जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी वहां से वापस भारत आए तो सुभाष चंद्र बोस जी को मिलने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि एक छोटी सी नौकरी को छोड़ने से अगर इतनी ज्यादा भीड़ मेरे साथ आ सकती है, तो क्यों ना मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए इस भीड़ का उपयोग करूं और घर घर जाकर लोगों को अपने साथ मिलाऊं। खैर आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को ज्वाइन किया। चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, रोक दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय जनता का उत्साह सातवें आसमान पर था, उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। बोस जी का मानना था कि यदि असहयोग आंदोलन उस समय कैरी ऑन रहता, चलता रहता, जारी रहता, तो भारत को आजादी बहुत पहले मिल गई होती। लेकिन असहयोग आंदोलन बंद हुआ। अब सुभाष चंद्र बोस जी एक गरम दल के नेता थे, थोड़ा एग्रेसिव लीडर थे। एग्रेसिव लीडर होने की वजह से महात्मा गांधी से अक्सर उनकी मतभेद हो जाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। 1938 में गुजरात के हरिपुरा के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की। उस समय सुभाष चंद्र बोस का कद भारत में इतना बढ़ गया कि महात्मा गांधी को भी डर लगने लगा था, डर सताने लगा था। 1939 की घटना में आपको यहां सुनाता चलूं। अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेज इंग्लैंड, अमेरिका जैसे बड़े देश, रूस, फ्रांस, ये एक ग्रुप में शामिल थे और जर्मनी, इटली एवं जापान एक अलग ग्रुप था। सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि इस समय जो हमारा दुश्मन है ब्रिटेन, वो कमजोर है और इस पर वार करना अभी की डेट में सही है। गांधी जी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि वेट एंड वॉच, और बोस जी का मानना था कि इस समय दुश्मन कमजोर है और इस समय दुश्मन पर वार करना चाहिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो समय का इंतजार करे, समझदार व्यक्ति वो होता है
जो समय पर वार करे। सुभाष जी ने गांधी जी से कहा कि इस समय वार करने का सही समय आ गया है। गांधी जी उनके मत से सहमत नहीं थे, तो बात यूं ही कि इलेक्शन कराया जाए, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसकी बात मानी जाएगी। 1939 का इलेक्शन होना था। गांधी जी, उस समय सुभाष जी का कद इतना बढ़ चुका था भारत में 1939 में, आप केवल इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुभाष चंद्र बोस जी के सामने इलेक्शन लड़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। कोई भी व्यक्ति उनके सामने इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था। गांधी जी ने सीतारमैया को लेकर आए। सीतारमैया के लिए उन्होंने कहा कि सीतारमैया अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, इसका मतलब गांधी जी प्रेसिडेंट हैं। गांधी जी खुद सीतारमैया को इलेक्शन लड़वाए। यहां इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई, सीतारमैया इलेक्शन हार गए और सुभाष जी इलेक्शन जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी ने अपने सभी जो बोर्ड मेंबर थे उनसे कहा कि ये गर्म दल के हैं, और सुभाष जी को भी समझाया कि आप कोई भी ऐसा मूवमेंट ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश को नुकसान हो। क्योंकि उस समय जो भारत में वायसराय थे, उन्होंने आदेश दे दिए थे हेलीकॉप्टर से गोलियां मारने के, और अंग्रेज सरकार उस समय बिल्कुल भी रियायत बरतने के मूड में नहीं थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो नेताजी ने कहा कि यदि हमें जी हजूरी ही करनी थी तो हम वहीं पर आईसीएस की नौकरी के वक्त ही जी हजूरी करते रहते। हमें यहां आईसीएस की नौकरी को लात मारकर जी हजूरी नहीं करने आया हूं। गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष जी इस्तीफा देने के बाद जर्मनी चले गए। जर्मनी में वो हिटलर से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वही रणनीति अपनाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी का युद्ध चल रहा था। उन्होंने जाके हिटलर से मदद चाहिए। हिटलर मिलने आया। हिटलर ने आगे आगे हाथ बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मुझे एडोल्फ हिटलर से मिलना है। उसने कहा मैं ही तो हूं एडोल्फ हिटलर। उसने कहा नहीं, मुझे एडोल्फ हिटलर से मिलना है। वो व्यक्ति अंदर चला गया। दोबारा फिर एडोल्फ हिटलर बाहर आया। उसके सभी जो कर्मचारी थे, गार्ड वगैरह, वो सभी उसको सैल्यूट करने लगे। उसने आगे हाथ बढ़ाया, बोले हेलो आई एम एडोल्फ हिटलर। सुभाष जी फिर से बोले कि मुझे एडोल्फ हिटलर से मिलना है, आपसे मुझे नहीं मिलना है। वो व्यक्ति वापस गया। ऐसे तीन चार व्यक्ति आए, बार बार एडोल्फ हिटलर, मैं एडोल्फ हिटलर। सुभाष जी बार बार यही सेंटेंस दोहराते रहे कि मुझे एडोल्फ हिटलर से मिलना है। थोड़ी देर बाद अंत में एक और व्यक्ति आया और गुस्से से बोला क्या काम है। इस बार सुभाष जी खड़े हुए और आगे हाथ बढ़ाकर नमस्ते किया। एडोल्फ हिटलर चकित हो गया। बोला इस व्यक्ति ने मुझे पहचाना कैसे। नेताजी ने कहा नमस्ते, मैं भारत से आया हूं, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मैं आपसे मदद चाहता हूं। हिटलर ने कहा पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। ये मेरे जो कार्बन कॉपी हैं, ये पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं और मेरे सारे काम निपटाते हैं। आज तक कोई उसे नहीं पहचान पाया, तुमने कैसे पहचाना। नेताजी ने उत्तर दिया। नेताजी बोले मैं एक गुलाम देश से आया हूं, मुझे आगे बढ़कर आपसे हाथ मिलाना चाहिए, जबकि आपके जो कार्बन कॉपी है वो स्वयं आकर मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको तो गर्वित होना चाहिए कि आपके समक्ष कोई
एक गुलाम देश का कोई युवक आपसे मिलने आया है, आप हाथ नहीं मिलाएंगे मुझसे, और जो हाथ मिला रहे हैं वो एडोल्फ हिटलर है ही नहीं। हिटलर उनसे बहुत प्रभावित हुआ, काफी देर तक उनसे चर्चा की। नेताजी ने उनसे मदद जो मांगी वो मदद देने का भी वादा किया। मदद क्या मांगी कि अंग्रेज जो थे वो भारत से 3 लाख सैनिक लेकर गए थे युद्ध में, और जर्मनी ने सैनिकों को बंदी बना लिया था। नेताजी चाहते थे कि उन सैनिकों को छुड़वा दिया जाए, और उन सैनिकों के साथ वो अपनी एक फौज बनाना चाहते थे, आजाद हिंद फौज। उनको छोड़ा गया, हिटलर ने उन बंदियों को छोड़ दिया। बंदियों को छोड़ने के बाद और भी मदद की, जापान के द्वारा उनको आर्म्स की मदद दिलवाई और ट्रेनिंग भी उन व्यक्तियों को दिलवाई जो उस समय पकड़े गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ट्रेंड नहीं थे। जापान में उनको ट्रेनिंग मिली, आर्म्स मिले। उसके बाद वो बर्मा के रास्ते, यहां मैं आपको बताता चलूं, बर्मा में वो आए, और बर्मा में उन्होंने उन सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप सब अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हो, भारत गुलाम है और भारत को आजाद कराना है। सैनिकों को उत्साहित किया, सैनिकों को काफी देर तक समझाया। सैनिक तैयार हुए और उनकी सेना में शामिल हो गए। वहां से होते हुए वे जापान के द्वारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो इनको गिफ्ट में मिला नेताजी को, जिसका उन्होंने बाद में नाम बदलकर शहीद एवं स्वराज रखा। आगे जाते हुए आजाद हिंद फौज बर्मा में उनका मिलन हुआ। आजाद हिंद फौज का आइडिया जो था वो कैप्टन मोहन सिंह को आया था। विचार आजाद हिंद फौज बहुत पहले बनाई जा चुकी थी, और आजाद हिंद फौज को बनाने का विचार कैप्टन मोहन सिंह को आया, और उसके जो पहले कमांडर थे वो रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने उसका गठन किया। रास बिहारी बोस की उम्र जो थी वो 70 वर्ष थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए 70 वर्ष का जो कमांडर है वो कितना उत्साह भरेगा। सुभाष चंद्र बोस जी, वहां बर्मा में उनसे मुलाकात हुई और सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना थी वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। वहां सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर से सैनिकों को उत्साहित करते हुए कहा, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। और इस बात को सुनकर सैनिकों में उत्साह भर गया। सैनिक मरने और मारने को तैयार हो गए। बोले कहां है अंग्रेज? और बड़े अंग्रेज जो अधिकारी थे वो बहुत ही भयभीत हो गए उनकी इस हुंकार को सुनकर। आगे जाते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर सिंगापुर से उन्होंने घोषणा की कि मैंने आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया है और मैं अब यहां से मेरा देश गुलाम नहीं है, मैं अपनी सरकार अभी यहीं से चला रहा हूं, बाद में मैं अभी भारत में आकर अपनी सरकार चलाऊंगा, और मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोग चाहिए। तो यहां आप ध्यान से सुने कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी, क्योंकि एडोल्फ हिटलर उनसे बहुत अधिक प्रभावित था और उसको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया था। तो इसके बाद 1945 आ गया। 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम से हमला कर दिया। परमाणु बम गिरने से जापान की स्थिति काफी कमजोर हो गई, उधर जर्मनी भी युद्ध हार गया। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस को
जो सहायता प्राप्त हो रही थी वो सहायता मिलनी बंद हो गई। जब सहायता मिलनी बंद हो गई तो सुभाष चंद्र बोस यूएसएसआर जाना चाहते थे, यानी रूस जाना चाहते थे। रूस जाते समय ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहां सुभाष चंद्र बोस हम सबको छोड़कर शहीद हो गए। शहादत के बाद एक बार जब 1956 में, जब 1956 में क्लीमेंट इटली ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर भारत में आए, तो वहां उस समय के कोलकाता के गवर्नर चक्रवर्ती ने क्लीमेंट इटली से पूछा कि आप ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका था, गांधी जी जेल में थे, आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, फिर आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आप भारत को 1947 में छोड़कर चले गए? आप तो 1948 में भारत को आजाद करने वाले थे। तो क्लीमेंट इटली ने उत्तर केवल 3 शब्दों में दिया था, आजाद हिंद फौज। यह है भारतीय फौज की ताकत, इंडियन आर्मी की ताकत। इंडियन आर्मी यानी उस समय आजाद हिंद फौज 1945 में नेताजी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी उस फौज में इतना ज्यादा उत्साह बढ़ गया कि जो व्यक्ति उस समय की अंग्रेजों की सेना में शामिल थे, चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स हो, जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेजी सैनिकों को पीटने लग गए। यहां मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताता चलूं कि अंग्रेज सैनिक केवल 40,000 थे और भारतीय सैनिकों की संख्या उस समय 25 लाख हुआ करती थी। अंग्रेजों ने कोशिश की इंग्लैंड से कुछ और सैनिक बुलाने की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से वो वहां से सहायता प्राप्त न कर सके और अंत में इस आजाद हिंद फौज के जो मारकाट मचाई, उस मारकाट की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल, ऐसा नहीं है। आजाद हिंद फौज बहुत योगदान था हमारे देश की आजादी में। आजाद हिंद फौज की जो कुर्बानियां दी आजाद हिंद फौज के आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने, 26,000 सैनिक शहीद हुए। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, सामने वाला मुंह तोड़ दूं उनका। बहुत दिनों तक चलता रहा कि इस गाल पे मार लो उस गाल पे मार लो। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, कमांडर थे वो, कमांडर ऐसा होना चाहिए। अभी आप गलवान घाटी का आपने केस देखा, गलवान घाटी में 7 कमांडर बदले चीन ने, और हमारे यहां का एक कमांडर अभी भी रुका हुआ है, पंजाब रेजिमेंट का कमांडर। अरे कमांडर ऐसा होना चाहिए जो डेड बॉडी के ऊपर बैठकर रोटी खा ले, मार दे काट दे, मोह ममता दया कुछ नहीं। कमांडर हैवान होना चाहिए कमांडर। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही उत्साहित और बहुत ही दया भावना रखने वाले व्यक्ति थे। आज एमवीवी क्लासेस सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।